हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास है रेखा गणित के कुछ बेसिक क्वेश्चंस। ये वैसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर छोड़ देते हैं कि चलो ये तो कुछ नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत सरल होने के बावजूद भी आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसे एक छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान रखना है। ऐसा एक क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन से पिछली बार सीटेट में भी एक क्वेश्चन आया था और कई बच्चों का गलत हो गया था। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले से सारी तैयारी करके चलनी है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आज हम बेसिक जानेंगे बिल्कुल कि बिंदु क्या होती है, रेखा क्या होती है। तो अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो बिंदु, ठीक है, तो बिंदु होता क्या है, आप ये समझ ली। बिंदु ऐसी चीज़ होती है, इनकी केवल स्थिति होती है, ना इसका कोई आकार होता है, ना लंबाई ना चौड़ाई, केवल उसकी स्थिति होती है। ठीक है, अब आप कहेंगे इसका तो कुछ ना कुछ आकार होगा ही, गोल जैसा लग रहा है, लेकिन ये गोल नहीं होता है। माना जाता है कि बिंदु की कोई आकृति नहीं होती। ठीक है, ना इसकी लंबाई होती, ना चौड़ाई होती, ना क्षेत्रफल होता है, कुछ नहीं होता। बिंदु की स्थिति होती है कि हाँ ये एक स्थित है, यहाँ पर एक बिंदु है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस आकृति की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती, तो क्या होता है, बिंदु होता है। दूसरा रेखा को आप इस तरह से डिनोट करेंगे, याद रखना, रेखा दोनों तरफ अनंत होती है। ठीक है, जो रुकी होगी उसे हम रेखा खंड कहेंगे, लेकिन रेखा हमेशा दोनों तरफ क्या होगी, अनंत होगी। दोनों तरफ एरो लगा होगा तो उसे हम रेखा कहते हैं, क्योंकि रेखा अनंत होती है। ठीक है, रेखा खंड की एक निश्चित लंबाई होती है, रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। आपने कहीं पढ़ा भी हो तो 4 सेंटीमीटर का रेखा खंड लिखा होता है, ऐसा नहीं लिखी होती 4 सेंटीमीटर की रेखा। ठीक है, तो याद रखना है। फिर किरण क्या होती है, एक तरफ रुकी होती है और एक तरफ अनंत होती है, तो उसका ये सिंबल होता है। आपसे हो सकता है कभी चिन्ह भी पूछ ले। और फिर समतल क्या होता है, चारों ओर से घिरी हुई आकृति को समतल कहेंगे। ठीक है, यानी कि आप इसको समतल नहीं कह सकते, ये समतल में नहीं आएगा, लेकिन अगर इसको आप घेर दें चारों तरफ से तो समतल की कैटेगरी में ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि समतल किसे कहेंगे। समतल तभी होगा जब आप इसको घेरेंगे। ठीक है, और ठोस क्या होता है, ये 2D आकृति है वो समतल है, और 3D आकृति जब हो जाएगी किसी की तो वो ठोस के अंदर आ जाएगी। समतल के उदाहरण क्या हो सकते हैं आपके, वर्ग हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, ठोस के घन हो गया, घनाभ हो गया, गोला हो गया, ये ठोस के होते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी था। तो त्रिभुज किस में आएगा आपका, समतल। त्रिभुज एक उदाहरण है, ऐसे पूछा जाए आपसे, त्रिभुज उदाहरण है समतल का, वर्ग उदाहरण है समतल का। ठीक है, वृत्त उदाहरण किसका होगा, इसमें आपको ध्यान रखना है, वृत्त किसका होगा, ठोस या समतल का। तो देखो वृत्त जो है 2D आकृति है, 3D नहीं है, तो किस में आएगा, समतल में। और गोला उदाहरण है किसका, आपका ठोस का। आपका जो सिलेंडर है जिसको क्या कहते हैं, तो वो उदाहरण है आपका ठोस का। ठीक है, चलिए आइए, इससे ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब इससे संबंधित कुछ बिंदु है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखो आगे कि एक दिए हुए बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। ठीक है, आपको पता है तो अच्छी बात है, लेकिन याद रखना कैसे। ये गिवन बिंदु है, मान लो एक बिंदु ये है, और इससे कितनी रेखाएं गुजार सकते हैं आप, इस तरह से कुछ अनंत रेखाएं, कितनी भी अनंत रेखाएं गुजार सकते हैं। तो याद रखिएगा, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजार सकते हैं। ठीक है, और दो बिंदुओं से, याद रखना अगला पॉइंट है, दो बिंदुओं से केवल एक रेखा गुजरेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक बिंदु से अनंत होगी तो दो बिंदुओं से अनंत का 2 गुना है, ऐसा नहीं होगा। दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा गुजरेगी। ठीक है, दो बिंदु हैं, इनसे केवल एक रेखा, एक मिनट, दो बिंदु हैं, इनसे केवल एक रेखा गुजर सकती है। कोई अन्य रेखा अगर आप गुजारने की कोशिश करोगे तो एक बिंदु से होकर चली जाएगी, लेकिन दो ऐसी कोई भी रेखा इसके अलावा नहीं होगी जो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाएगी। फिर अगला पॉइंट है, दो बिंदु सदैव संरेख होते हैं। संरेख का मतलब क्या होता है, संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा से होकर गुजरने वाले। जैसे आप दो बिंदु कहीं पे भी बनाएं, चाहे इस तरह से दो बिंदु बनाएं तो भी ये एक रेखा में आ जाएंगे, चाहे इस तरह से दो बिंदु बनाएं, चाहे ऊपर नीचे बना दो। ठीक है, तो दो बिंदु आप किसी भी स्थिति में कैसे भी बनाएंगे, आपके सदैव क्या रहेंगे, संरेख रहेंगे। ठीक है, तो दो बिंदु सदैव कैसे होते हैं, संरेख। फिर लिखा है अगला पॉइंट, असंरेख होने के लिए कम से कम 3 बिंदु आवश्यक हैं। ठीक है, क्योंकि दो बिंदु तो सदैव संरेख होंगे ही। अगर कहा गया कि असंरेख बनाने हैं तो आपको कम से कम 3 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी। 3 बिंदु कैसे, इस तरह से बना दो आप, दो तो ये संरेख हैं ही,
एक ऐसा बना दिया, यानी कि अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 2 बिंदु तो एक ही रेखा में आ जाएंगे, लेकिन तीसरा बिंदु अलग हो जाएगा। ठीक है, तो असंरेख होने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है? 3 बिंदुओं की। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट है, ये पिछली बार आया था कि एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, रेखा हमेशा छोटे 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 अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। तो ये बिंदुओं से संबंधित कुछ पॉइंट हैं, इनको आपको ध्यान से याद रखना है, इसे पूछ लिए जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रिज्म और पिरामिड में अंतर समझ लीजिए। तो देखो, पिरामिड को आपको याद रखना, मिस्र के पिरामिड होते हैं, ऐसे याद रखेंगे। तो ऊपर कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। तो याद रखना, जिस आकृति में आधार कैसा भी हो, लेकिन अगर ऊपर नुकीला है तो वो क्या है? पिरामिड है। लेकिन प्रिज्म में क्या होता है? प्रिज्म का आधार जैसा होता है वैसा ही शीर्ष भी होता है, लेकिन पिरामिड में आधार कैसा भी हो, शीर्ष हमेशा नुकीला होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक मान लीजिए षटभुज है, षटभुज पिरामिड है, तो इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे? तो आपको पता होगा 1 2 3 ये सामने के, 3 पीछे के, तो इस तरह से कुल 6 होंगे। ठीक है, नीचे षटभुज है। प्रिज्म में त्रिभुज नहीं होंगे, आयत हो जाएंगे। अगर षटभुज प्रिज्म बनाएंगे तो उसमें आयत होंगे, 1 2 3 और 3 पीछे की तरफ। ठीक है, तो ये होता है प्रिज्म और पिरामिड में अंतर। ऐसा याद रखना, पिरामिड जो होते हैं, मिस्र के पिरामिड आपने देखा ऊपर नुकीले बनाए जाते हैं, तो पिरामिड हमेशा ऊपर नुकीला रहेगा। इसके बाद आते हैं सममित आकृति और असममित आकृति। तो सममित आकृति क्या होती है? किसी भी आकृति को अगर हम कहीं से एक लाइन खींच दें और उस लाइन के दोनों तरफ वो समान हो तो उसे सममित आकृति कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें ये सममित लाइन खींच दी, एक सममित रेखा खींच दी, तो इसके इस तरफ भी इतना ही, यानी कि अगर उसको मोड़े तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर कवर आ जाए, कहीं भी बचा ना रहे। जैसे ये है, इसको आप कैसे की लाइन खींचोगे? तो मान लो ऐसे खींच दें तो भी ये इसके ऊपर नहीं आएगा, यानी कि इस लाइन के दोनों तरफ अलग अलग है। इस तरफ से खींचेंगे तो भी अलग अलग है। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ बनती है, सममित आकृतियाँ क्या होती हैं? मतलब सममित रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं। जैसे अगर आपको बोला गया एक वर्ग है, एक वर्ग में कुल कितनी सममित रेखाएं होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सममित रेखाएं कैसे? आपने एक लाइन यहाँ से खींच दी, देखो दोनों तरफ बिल्कुल बराबर आ रहा है। ठीक है, एक लाइन यहाँ से भी हम खींच सकते हैं। ठीक है, ये भी सममित रेखा, 2 हो गई। वर्ग में हम एक लाइन ऐसी भी खींच सकते हैं और एक ऐसी भी। ठीक है, चाहे आप कागज़ का चौकोर टुकड़ा लो, चाहे आप ऐसे मोड़ दो, चाहे ऊपर से नीचे मोड़ दो, चाहे कोनों से मोड़ दो, चाहे इधर से मोड़ दो, तो भी ठीक है। तो इसमें कुल सममित रेखाएं कितनी होंगी आपकी? अभी आपने खींची 1 2 3 और 4। वर्ग में सममित रेखाएं होती हैं 4। इसी तरह से अगर आयत में देखते हैं, चलो आयत में देखते हैं, तो एक लाइन ऐसी खींच सकते हैं, ठीक है, और एक लाइन ऐसी खींच सकते हैं, ठीक। लेकिन कोनों से अगर आप खींचोगे तो ये सममित नहीं होंगी। ठीक है, तो आयत में कितनी होंगी सममित रेखाएं? केवल 2। इसी तरह से अगर हम बात करें वर्ग की, वो वृत्त की, तो वृत्त में कितनी होंगी? वृत्त में अनंत सममित रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, कितनी? अनंत। वृत्त में होंगी कितनी? अनंत। उसको कहीं से भी आप कैसे भी कई बार मोड़ सकते हो, दोनों तरफ सेम रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सममित रेखाएं गिन सकते हैं किसी भी आकृति की। ठीक है, तो आज के लिए इतना टॉपिक रखते हैं, फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लें। और